ओके सो ये वीडियो बेन एफ्लेक की द बैटमैन मूवी का पार्ट नंबर 2 होने वाली है। तो इस वीडियो को देखने से पहले इस स्टोरी का पार्ट नंबर 1 देख लेना, वरना इस वीडियो की स्टोरी समझ में नहीं आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन पे अवेलेबल रहेगी। तो ये कहानी शुरू होती है गौथम सिटी से, जहाँ पे 1 महीना बीत चुका है और इस दौरान बैटमैन की एब्सेंस की वजह से शहर में मर्डर, डकैती, किडनैपिंग जैसे क्राइम काफी बढ़ चुके हैं और गौथम काफी हद तक वैसा ही होने लगा था जैसे वो बैटमैन के आने से पहले हुआ करता था। एंड अपने शहर की इस बिगड़ती हुई हालत को देख के सारे लोगों के मन में बस एक ही क्वेश्चन था कि आखिरकार बैटमैन कहाँ है। और तब हमारा सीन चेंज होता है वेन मैनर पे, जहां अल्फ्रेड बैटकेव के पास खड़ा था और उसके ओपन होने का वेट कर रहा था। अल्फ्रेड पिछले 1 महीने से हर रात उस गेट के पास जाके उसके खुलने का वेट करता और उम्मीद करता कि शायद आज ब्रूस वापस आ जाए, पर अंत में हमेशा उसके हाथ निराशा ही लगती थी और उसे डर था कि शायद इस बार भी वही होगा। बट तभी अचानक बैटकेव का दरवाजा खुलने लगता है और हम देखते हैं कि उस अंधेरे तहखाने से एक डरावना बीस्ट टाइप फिगर बाहर आ रहा था, जो एक्चुअली में ब्रूस वेन था, जिसने काफी लंबे वक्त से अपनी ग्रूमिंग नहीं की थी। और तब हमें यह बात रिवील की जाती कि बैटमैन ने डॉक्टर पोर्टर की टेबलेट के असर से निकलने के लिए और अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए खुद को बैट केव में लॉक किया था, ताकि उस टेबलेट के ड्रग के आखिरी कतरे तक को वो अपने ब्लड से रिमूव कर पाए। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान ब्रूस बहुत हार्ड टाइम से गुजरता है। उसने अपने सारे कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशन को ऑफ कर दिया था, खुद को एक चेन से बांध लिया था और पिछले 30 दिनों से ब्रूस ने कुछ फूड भी कंज्यूम नहीं किया था। और इस वजह से बैटमैन हेलोसिनेशन, एंगर, डिप्रेशन एंड इवन हेवी फीवर जैसी बीमारियों से सफर करता है। ये पूरी प्रोसेस कुछ ऐसी होने वाली थी जब कोई पहली बार एडिक्शन क्विट करने की कोशिश करता है। खैर वापस आए अगर हम हमारी स्टोरी पे, तो यहाँ पे ब्रूस नॉर्मल हो चुका है और वो अल्फ्रेड से पूछता है कि उसके एब्सेंस में पिछले महीने में क्या क्या चीजें हुई है। अल्फ्रेड ब्रूस को बताता है कि पिछले कुछ वक्त में बैटमैन की ना होने की वजह से शहर में करप्शन एंड क्राइम काफी बढ़ चुके हैं और पिछले महीने आर्कम असाइलम में जो ब्रेकआउट हुआ था उसमें से कुछ सुपर विलन्स अभी भी फरार है। बट इन दोनों के अलावा एक न्यूज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेन इंडस्ट्री पे एक बहुत ही बड़ा लॉसूट फाइल हुआ है बच्चों पे इलीगली बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जिसकी वजह से वेन इंडस्ट्री की पब्लिक इमेज एंड फाइनेंस दोनों को बहुत ही बड़ा लॉस हुआ है। बट ब्रूस अल्फ्रेड से कहता है कि अभी वो उस लॉसूट वाले मामले पे इतना ध्यान नहीं देना चाहता, क्योंकि पहले वो कुछ और काम करना चाहता है। और हम देखते हैं कि ब्रूस अपनी कॉस्ट्यूम पहनता है, अपनी बैटमोबाइल को स्टार्ट करता है और निकल जाता है गौथम सिटी की तरफ। और इस बीच हम देखते हैं कि स्कैरक्रो एंड उसके कुछ साथी गौथम की एक बैंक में रॉबरी करने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग सारे कैश एंड हीरे जवाहरात लेके वहां से निकल ही रहे होते हैं और उन्हें लग रहा था कि कोई उन्हें नहीं रोकेगा। बट तभी अचानक स्कैरक्रो के सारे साथी 1 बाय 1 बेहोश होने लगते हैं और हम देखते हैं कि सबकी गर्दन पे एक बैटरैंक लगा हुआ था और स्कैरक्रो पलट के देखता है कि उसके पीछे बैटमैन खड़ा था, मतलब कि द डार्क नाइट वापस आ चुका था। बैटमैन स्कैरक्रो को एक जबरदस्त पंच मारता है और उसका गला पकड़ के उससे पूछता है कि जिस रात आर्कम असाइलम में ब्रेकआउट हुआ था उसके पीछे किसका हाथ था। और स्कैरक्रो बैटमैन से कहता है कि उसे नहीं पता कि आर्कम ब्रेकआउट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था। बट बैटमैन उसकी बात का यकीन नहीं करता और फिर से एक बार उसे और सख्ती से पूछता है कि आखिरकार आर्कम असाइलम के ब्रेकआउट में किसका हाथ था। पर स्कैरक्रो फिर से यही कहता है कि उसे सही में नहीं पता कि उस रात वो सब कुछ किसने किया था, बस उसे इतना पता था कि ये ब्रेकआउट कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड था और ये किसी प्रिजनर की चाल नहीं थी। ना ही जोकर, ना ही रिडलर और ना ही टू फेस ये काम किसी बाहर के आदमी का था जिसने आर्कम असाइलम के सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम पे अटक किया कैदियों को आजाद करने के लिए। और इस पॉइंट पे बैटमैन समझ जाता है कि उस किडनैप हुई लड़की का डूबना, डॉक्टर पोर्टर का ब्रूस को दवाई देना, आर्कम असाइलम में ब्रेकआउट होना और जो लॉ सूट वेन इंडस्ट्री पे फाइल हुआ है वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये किसी का वेल प्लान्ड गेम है बैटमैन को सिस्टमेटिकली सैबोटाज करने के लिए। और सवाल है कि ये कर कौन रहा था, और इस सवाल के जवाब के लिए बैटमैन एज ए ब्रूस वेन दूसरे दिन वेन इंडस्ट्री पहुंचता है। ब्रूस वहां लूसियस फॉक्स से मिलता है और जो लॉ सूट उनके ऊपर फाइल हुआ है उसकी डिटेल्स मांगता है। एंड लूसियस फॉक्स ब्रूस को बताता है कि जो लड़की उस रात डूब के मरी थी वो एक्चुअली में एक ऑर्फन थी जिसका नाम था सीसी मार्च, और जिस ऑर्फनेज में वो रहती थी उसे फंड करता था वेन एंटरप्राइज। एंड उसके पोस्टमार्टम के बाद उसके ब्लड में से कुछ ऐसे ड्रग सैंपल्स मिले थे जो किसी ह्यूमन के लिए काफी ज्यादा डेंजरस थे। और कुछ हफ्ते बाद वेन एंटरप्राइज के किसी एम्प्लॉय ने यह आरोप लगाया कि वेन इंडस्ट्री बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स के लिए ऑर्फन्स का यूज करती है और इसी वजह से वो ऑर्फनेज को फंडिंग देती थी। एंड उस एम्प्लॉय ने सबूत के तौर पे वेन इंडस्ट्री की एक कॉन्फिडेंशियल फाइल सबमिट की थी जिसमें उस सेम ड्रग की डिटेल अवेलेबल थी। ब्रूस इन सारी बातों को सुन के कुछ सोच ही रहा था कि तभी लूसियस फॉक्स उसे कहता है कि अपनी बैटकेव में जाने से पहले ब्रूस ने जो ब्लड सैंपल भिजवाया था
उसमें भी इन सेम ड्रग के कंपोनेंट प्रेजेंट थे। मतलब कि जो टेबलेट ब्रूस को डॉक्टर पोर्टर ने दी थी और जो ड्रग सीसी मार्च के ब्लड में मिली थी वो दोनों सेम है। और ब्रूस को यह बात सुनकर फिगर आउट करने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगी कि वो एम्प्लॉय जिसने फाइल लीक की है वो असल में खुद डॉक्टर पोर्टर थे। ब्रूस तुरंत अपनी बेट केव में जाता है और वहां पे वो डॉक्टर पोर्टर की हिस्ट्री एंड पास्ट को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देता है। एंड सरप्राइजिंगली बैटमैन को एक पुराना मिलिट्री एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम मिलता है जिसमें डॉक्टर पोर्टर लीडिंग साइंटिस्ट था। बैटमैन जब इस मिलिट्री प्रोग्राम को और भी अच्छे से समझने की कोशिश करता है तो ये रियलाइज करता है कि ये एक्चुअली में सोल्जर्स की फिजिकल एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए बनाया गया था, जिसमें एक ड्रग का यूज किया जाने वाला था फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। एंड डॉक्टर पोर्टर ने ही उस वक्त इस ड्रग को इन्वेंट किया था। और जब ब्रूस इस ड्रग के केमिकल फॉर्मूले को देखता है तो ये रियलाइज करता है कि ये एक्चुअली में वही ड्रग है जो डॉक्टर पोर्टर की टेबलेट में था और इस पूरे मिलिट्री प्रोग्राम को प्रोड्यूस कर रही थी वेन इंडस्ट्रीज। बट बैटमैन को अभी भी लग रहा था कि कोई डॉक्टर पोर्टर को एक मोहरे की तरह यूज कर रहा है, क्योंकि डॉक्टर पोर्टर ना ही इतना बड़ा प्लान बना सकता है और ना ही उसे कोई बड़ा फायदा है। पर तभी ब्रूस की नजर उस मिलिट्री प्रोग्राम के टेस्ट सब्जेक्ट पे पड़ती है जो था एस विल्सन यानी कि स्लेड विल्सन। और ये नाम सुनते ही ब्रूस को अपनी मेमोरी हिट करती है और हमारी स्टोरी जाती है पास्ट में और हम देखते हैं स्लेड विल्सन यानी कि डेथस्ट्रोक की ओरिजिन स्टोरी। तो स्लेड विल्सन एक फॉर्मल हाई लेवल मिलिट्री ऑफिसर था जिसने यूएस आर्मी के लिए काफी लंबे वक्त के लिए वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिए थे। पर जब उसके रिटायरमेंट का वक्त आया तो यूएस आर्मी ने उसे एक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट को ज्वाइन करने का ऑफर दिया अपने कंट्री को आखिरी बार सर्व करने के लिए। एंड स्लेड विल्सन उस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेता है। ये प्रोग्राम वही डॉक्टर पोर्टर के ड्रग एक्सपेरिमेंट वाला था जिसमें स्लेड विल्सन एज अ टेस्ट सब्जेक्ट यूज होने वाला था। और इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने की वजह से स्लेड विल्सन को सुपर स्ट्रेंथ एंड फास्ट रिफ्लेक्सेस जैसी पावर्स मिल जाती है। बट जो ड्रग इस एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज हुई थी उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी थे, जैसे कि स्लेड कभी कभी बहुत एंग्री हो जाता था और चीजों की तोड़फोड़ करने लगता था और कभी कभी वो डिप्रेशन जैसी कंडीशन में भी चला जाता था। और इसी वजह से डॉक्टर पोर्टर के इस प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया जाता है और स्लेड विल्सन को आर्मी से रिटायर कर दिया जाता है, जो आगे जाके एक मर्सिनरी किलर डेथस्ट्रोक बनता है। और इसी के साथ हमारी स्टोरी फिर से एक बार प्रेजेंट में आ जाती है। ब्रूस ये तो समझ चुका था कि पिछले कुछ वक्त में उसके साथ जो भी हो रहा है उसके पीछे डेथस्ट्रोक का हाथ है, जो ब्रूस पर डायरेक्ट फिजिकल अटैक करने के बदले उसे लेवल बाय लेवल डिस्ट्रॉय कर रहा था। पर ब्रूस को अभी भी ये क्लियर नहीं था कि डेथस्ट्रोक ऐसा क्यों कर रहा है, उसके मोटिवेशन क्या है। ब्रूस याद करता है कि आखिरी बार जब डेथस्ट्रोक के साथ उसका एनकाउंटर हुआ था तब उसे जेसन टॉड को असासिनेट करने के लिए भेजा गया था। एंड डेथस्ट्रोक इस काम में ऑलमोस्ट सक्सीड हो ही गया था, बट बैटमैन आखिरी मोमेंट पे आके उसे रोक लेता है और डेथस्ट्रोक को जीसीपीडी अरेस्ट कर लेती है। बट इसके अलावा ब्रूस को और कुछ याद नहीं था। बट तभी बैटमैन की कंप्यूटर स्क्रीन पे एक मैसेज आता है जिसमें एक लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स थे। ब्रूस तुरंत बैटमैन बनता है और उस कोऑर्डिनेट्स पे पहुंचता है जो एक्चुअली में एक कब्रिस्तान था। एंड बैटमैन वहां देखता है कि एक इंसान उस कब्रिस्तान के बीच में एक ग्रेव के पास खड़ा था जो असल में डेथस्ट्रोक था। और बैटमैन पूछता है क्यों, स्लेड विल्सन आखिरकार ये सब कुछ क्यों कर रहा है, जिस पे डेथस्ट्रोक कहता है कि वो दिखाना चाहता है कि आखिरकार बैटमैन कितना फ्रेजाइल है और जिस जस्टिस को वो सर्व करने की बात करता है वो बस एक दिखावा है। और तब हमें स्लेड विल्सन की तरफ की स्टोरी सुनने मिलती है कि आखिरकार क्यों वो बैटमैन से इतनी नफरत करता है। तो जेसन टॉड को असासिनेट करने के लिए रूपर्ट ग्रांट नाम के एक गैंगस्टर ने डेथस्ट्रोक को हायर किया था, क्योंकि जेसन टॉड रूपर्ट ग्रांट के गॉथम हार्बर के इलीगल ड्रग बिजनेस में एक बहुत ही बड़ा ऑब्स्टेकल बन के खड़ा था। एंड डेथस्ट्रोक अपना काम करने ही वाला होता है, बट एंड मोमेंट पे बैटमैन आके उसे रोक लेता है और वो अपने असाइनमेंट में फेल हो जाता है। और इस चीज के पेबैक के लिए रूपर्ट ग्रांट डेथस्ट्रोक के बेटे ग्रांट विल्सन को जबरदस्ती अपनी गैंग में शामिल कर लेता है जब तक डेथस्ट्रोक वापस नहीं आ जाता जेल से, ताकि डेथस्ट्रोक ये बात लीक ना करे कि वो किसके लिए काम करता था। और अगर वो ऐसा करता भी है तो रूपर्ट ग्रांट डेथस्ट्रोक के बेटे को मार डालेगा। और डेथस्ट्रोक इस बात पे एग्री कर जाता है कि वो किसी को नहीं बताएगा कि रूपर्ट ग्रांट ने उसे हायर किया था। बट अनफॉर्चुनेटली डेथस्ट्रोक के जेल के बाहर आने से पहले ही रूपर्ट ग्रांट की एक गैंग वॉर में डेथस्ट्रोक का बेटा मारा जाता है और डेथस्ट्रोक इस बात से पूरी तरह टूट जाता है। एंड सिंस देन वो बैटमैन को अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार मानता है, क्योंकि अगर बैटमैन के लिए उस दिन अपने रॉबिन को बचाना एंड डेथस्ट्रोक को पकड़ना उसकी जिम्मेदारी थी, तो डेथस्ट्रोक के उस बेबस बेटे को बचाना जिसने शायद अपनी जिंदगी में कभी गन भी नहीं पकड़ी थी, उसे बचाना भी उसकी जिम्मेदारी थी। पर बैटमैन बस एक हिपोक्रेट है जिसने उस दिन अपने स्वार्थ के लिए अपने बेटे एंड अपने रॉबिन को बचाया। एंड अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से नहीं निभा पाते तो आपको ये डिसाइड करने का हक नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत। ये बातें सुन के बैटमैन थोड़ी देर तो शांत हो जाता है
और ये रियलाइज करता है कि आखिरकार वो ऐसी कितनी जानें नहीं बचा पाया होगा। बट वो आगे कुछ सोचता उससे पहले ही डेथस्ट्रोक अपनी तलवार से बैटमैन पे एक जबरदस्त डेडली अटैक करता है एंड बैटमैन एंड डेथस्ट्रोक के बीच एक एपिक हैंड टू हैंड बैटल स्टार्ट हो जाती है। इस फाइट को आप कुछ ऐसा इमेजिन कर सकते हो जैसा हमें आर्कम ओरिजिन्स की गेम प्ले एंड ट्रेलर में देखने को मिला था। इस पूरी फाइट में कभी डेथस्ट्रोक अपर हैंड गेन करता तो कभी बैटमैन अपर हैंड गेन करता, कभी डेथस्ट्रोक कमबैक करता तो कभी बैटमैन कमबैक करता। बट एंड में काफी मेहनत के बाद बैटमैन फाइनली डेथस्ट्रोक को डिफीट कर देता है और बैटमैन डेथस्ट्रोक से कहता है कि जितना बैटमैन डेथस्ट्रोक की बेटे की मौत के लिए जिम्मेदार है उससे कहीं ज्यादा डेथस्ट्रोक खुद उसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जिस रास्ते पे वो है उसी वजह से उसने अपने बेटे को खोया है। एंड बैटमैन वेंजेंस के लिए नहीं बल्कि जस्टिस के लिए फाइट करता है, क्योंकि वो एक नाइट है। मूवी के एंडिंग में हम देखते हैं कि बैटमैन अब धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा है और अब वो धीरे धीरे जेसन टॉड की डेथ से मूव ऑन करने लगा है। वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि जैसे स्लेड विल्सन ने अपने बेटे को खोया वैसे ही ब्रूस वेन ने अपने बेटे को खोया। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पहले मैंने सोचा था कि मैं इस पूरी स्टोरी को एक सॉर्ट ऑफ पॉडकास्ट फॉर्म में रिकॉर्ड करूंगा, जैसे बैटमैन अनबरीड या फिर बैटमैन चक्रव्यूह है, जिसके लिए मैंने काफी लंबी चौड़ी स्क्रिप्ट भी लिखी थी एंड सारे म्यूजिक इफेक्ट्स भी तैयार थे। बट एंड मौके पे जब मैंने अपनी आवाज रिकॉर्ड की तो मैंने अपने आप से एक ही चीज कही, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, क्योंकि मुझे पर्सनली लगा कि वो आवाज ऑडियंस को इतनी पसंद नहीं आएगी और आप थोड़ी ही देर में बोर हो जाओगे। और इसी तरह वो प्रोजेक्ट पूरी तरीके से स्क्रैप हो गया। बट आई होप कि आप लोगों को ये वाला फॉर्मेट भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। पहले 300 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। कुछ भी अच्छा लगा या फिर कुछ सजेशन है तो मुझे कॉमेंट्स में लिखना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी थियरी के साथ, किसी ब्रेकडाउन के साथ, पर तब तक के लिए गुड बाय।